बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमुन नबीन। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हम प्रीफिक्सेस सुफिक्सेस पढ़ रहे हैं। आपको पता है प्रीफिक्सेस हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। अब हम पढ़ेंगे सुफिक्सेस। प्रीफिक्सेस कहते हैं साबकों को, साबके यानी कि जो वर्ड से पहले आता है, और सुफिक्स कहते हैं लाहके मीन्स जो वर्ड से बाद में आता है। उर्दू में इसको साबका लाहका नहीं जो करते थे हम वो अब मेन वर्ड के बाद में ही आएगा। देख लेते हैं इनको। नाउन सुफिक्सेस आर कॉमन एंडिंग फॉर नाउन्स, यानी कि ये नाउन्स के एंड में आते हैं। वो वाले सुफिक्सेस जो नाउन के एंड में आए उन्हें कहते हैं नाउन सुफिक्सेस। नाउन आपको पता है नाम को कहते हैं, किसी जगह का, चीज़ का, पर्सन का नाम। इफ़ यू सी दीज एंडिंग्स ऑन अ वर्ड देन यू नो इट मस्ट बी अ नाउन। और ये एंडिंग्स अगर किसी के एंड पे आप ये वाली एंडिंग्स देखेंगे ना जो आपको बताएंगे, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये नाउन सुफिक्स तब आया, ये वर्ड नाउन है। आपको कन्फर्म हो जाएगा कि ये वर्ड नाउन है। डोम एट द एंड ऑफ अ वर्ड मीन्स स्टेट और कंडीशन। किसी भी लफ्ज़ के आखिर में जब ये डोम आए तो उसका ये मतलब है कि उसकी हालत या उसकी कंडीशन को, सिचुएशन को बता रहा है। डोमेन, पोजीशन, रैंक, उसकी डोमेन को बता रहा है, यानी कि उसकी कौन सी डोमेन है, अपर डोमेन है, लोअर डोमेन है, और उसकी पोजीशन कौन सी है, रैंक कौन सा है, ऊपर वाला है, हाई है, लो है, कैसा रैंक है, पोजीशन कौन सी है उसकी। अ ग्रुप विद पोजीशन, ऑफिस और रैंक, या एक ग्रुप को भी बता सकता है। ये डोम एक ग्रुप को भी डिनोट कर सकता है कि ग्रुप ऑफ पोजीशंस का ग्रुप हो, ऑफिस का ग्रुप हो, रैंक्स का ग्रुप हो। वाइस प्लस डोम मीन्स द स्टेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गुड। विजडम, आपको पता है ना विजडम। अब वाइस प्लस डोम हम पढ़ लें, विजडम इसको कहते हैं। अब विजडम का क्या मतलब होता है, दानाई, समझबूझ, अकल कहते हैं ना। तो अब ये डम जो एंड पे आया ये है सुफिक्स। अब वो कह रहा है इसका विजडम का मीन है स्टेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ गुड, कि आपकी अकल, वो अंडरस्टैंडिंग आपकी समझबूझ अच्छे को पहचान सके। राइट लास्टिंग एंड किंगडम। अब देखिए किंग और डम, डम क्या है हमारा सुफिक्स है, और किंगडम मीन्स द डोमेन और एरिया बिलोंगिंग टू किंग। जो जहाँ किंग रहता है जिस जगह पे उसको किंगडम कहेंगे ना। अब विजडम और किंगडम, ठीक है, ये दोनों नाउन है क्योंकि आपको पता है ये डी और डम एंड पे आ रहा है, इसके एंड पे भी और ये इसके एंड पे भी। तो ये डम क्या है, सुफिक्स है, और ये सुफिक्स नाउन सुफिक्स है, ये हमेशा सुफिक्स के एंड पे आता है। तो हम कहेंगे कि ये दोनों नाउन्स हैं। नेक्स्ट है ITY। अब कंपैटिबिलिटी, कैपेबिलिटी, दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी। अब ITY ये हमारा हो गया सुफिक्स और नाउन है दोनों। एट द एंड ऑफ अ वर्ड मीन्स कंडीशन और क्वालिटी ऑफ। अब कैपेबल का मतलब होता है ना, ये इस चीज़ के कैपेबल है, ये इस चीज़ करने के काबिल है, ये कर सकता है। इलिटी का ये मतलब है कि ये कैपेबिलिटी है, इसमें ये क्वालिटी है, इसमें ये कंडीशन है। देखें कैपेबिलिटी मीन्स द कंडीशन ऑफ बीइंग कैपेबल, कि ये कैपेबल है, ये काबिल है, ये कंडीशन ये वाली रखता है। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग फ्लेक्सिबल, कि ये चीज़ फ्लेक्सिबल कहते हैं ना, कि ये जो ज़्यादा टाइट ना हो, सख्त ना हो, फ्लेक्सिबल हो, लूज हो। तो ये कि कोई चीज़ फ्लेक्सिबल का ये मतलब है, अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये कि वो फ्लेक्सिबल की क्वालिटी उसके अंदर है, वो फ्लेक्सिबल होने की क्वालिटी पोजेस करती है वो चीज़। नेक्स्ट है मेंट। एट द एंड ऑफ अ वर्ड मीन्स एक्ट ऑफ, स्टेट ऑफ, रिजल्ट ऑफ, किसी चीज़ का एक्ट यानी कि कोई अमल, कोई स्टेट, कोई कंडीशन, किसी चीज़ की नतीजा। जैसे आप देख लें कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग सेटिस्फाइड, मुतमईन होने की जो कैफियत होती है इसको हम कहते हैं कंटेंटमेंट। कंटेंट का मतलब होता है कि आप पुरयकीन है, आप पुरअज़म है, यानी कि आप सेटिस्फाई हैं, काम है, आप काम फील कर रहे हैं, यानी कि आप रिलीव्ड फील कर रहे हैं। अच्छा, मेंट का अब साथ लग गया तो मतलब है सेटिस्फाइड होने की कंडीशन, मुतमईन होने की जो हालत है उसको कहते हैं कंटेंटमेंट। मतलब ये मेंट जो साथ लग गई, ये कंडीशन को, हालत को, स्टेट को शो कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही सायन, टायन। एट द एंड ऑफ अ वर्ड मीन्स एक्ट ऑफ, स्टेट ऑफ। सेलिब्रेशंस मीन्स द एक्ट ऑफ सेलिब्रेटिंग। SIUN जहाँ पे एंड पे आए, इसका ये मतलब है कि कोई ऐसी हालत, स्टेट कोई अगेन जाहिर करता है। अब सेलिब्रेशन को देख लें, इसका मतलब है सेलिब्रेटिंग करना, स्टेट ऑफ, एक्ट ऑफ सेलिब्रेटिंग, कि आपके सेलिब्रेटिंग का अमल कर रहे हैं। आप जैसे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट आप कैसे कर रहे हैं, आपने बैलून्स लगाएं, केक लाएं, आपने कैंडल्स लगाई, तो ये आप एक्शन कर रहे हैं ना, अमल कर रहे हैं। तो सेलिब्रेशन, एक्ट ऑफ समथिंग डूइंग, ठीक है, एक्ट ऑफ सेलिब्रेशन। नेक्स्ट टफनेस। एट द एंड ऑफ अ वर्ड मीन्स स्टेट ऑफ, टफनेस मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग टफ। टफ कहते हैं ना सख्त होने को, मुश्किल होने को, डिफिकल्ट होने को। तो अब ये स्टेट को, नेस भी स्टेट को शो कर रहा है, हालत को शो कर रहा है कि कोई चीज़ टफ है, तो उसको टफनेस हम कहेंगे कि हमारे लिए टफनेस है ये करना, मतलब स्टेट ऑफ बीइंग टफ, मुश्किल होना।
Ans, ends at the end of word means act of state of quality of assistance means act of giving help. असिस्ट का मतलब होता है ना मदद करना. एंड साथ आ गया तो आप ऐसा अमल जिससे आप दूसरे की हेल्प कर रहे हैं. मैं आपकी असिस्टेंस कर रही हूँ आपको लेक्चर समझा के, मतलब मैं एक्ट कर रही हूँ ना, अमल कर रही हूँ कि लेक्चर समझाने पे. असिस्टेंस. अब एंड्स का मतलब हो गया एक्ट करना, अमल करना. असिस्ट जस्ट सिर्फ मदद को कहते हैं कि आप मुझे असिस्ट कर दो या आप काइंडली आप मुझे असिस्ट कर सकते हैं. अब असिस्टेंस जब लग गया तो वो अमल हो जाएगा जो हो रहा है. ठीक है. ई आर और ओ आर ये आता है फाइटर मीन्स वन हु फाइट्स, एक्ट और मीन्स वन हु एक्ट्स, टर और एक्टर. एक्टर अब वही होता है ना एक बंदा जो एक्ट करता है, जो एक्टिंग करता है. अब फाइटर भी वही बंदा होगा एक जो फ्लाइट करता है या फाइटर है. अब ये ओ आर या ई आर लगेगा बीइंग स्टेट ऐसी जो वो अमल कर रहे हैं जो हो रहा है. ठीक है ना. आगे ईस्ट आ गया वायलिनिस्ट. वायलिनिस्ट मीन्स वन हु प्लेज द वायलिन. एक वो बंदा जो वायलिन प्ले कर सकता है यानी कि वायलिन बजा सकता है उसको हम वायलिनिस्ट कहते हैं. ये किसी बंदे की खूबी को आईएसटी, किसी बंदे का कुछ होना वो उसमें खूबी है कि वो वायलिनिस्ट है, ये आईएसटी उसको डिनोट करता है. ठीक है. अब हमने नाउन सुफिक्सेस खत्म किए. अब एडजेक्टिव सुफिक्सेस. इसके नाम से पता चल रहा है कि ये एडजेक्टिव के साथ होते हैं. एडजेक्टिव आपको पता है बच्चों इसमें सिर्फ को कहते हैं किस चीज़ की खूबी या खामी. ठीक है. जैसे एक्सीलेंट, ब्रिलियंट और बैड, गुड, या किसी चीज़ की खामी है ना कि वो अच्छी है या बुरी है तो ये एडजेक्टिव होगा. एडजेक्टिव सुफिक्सेस आर कॉमन वर्ड एंडिंग्स फॉर एडजेक्टिव्स. इफ़ यू सी दिस एंडिंग एट द वर्ड यू कैन सर्चन इट इज़ एन एडजेक्टिव. कॉमन वर्ड एंडिंग है जो सिर्फ एडजेक्टिव के आखिर पे आते हैं. अगर किसी लफ्ज़ में आप ये एंडिंग देखें तो आपको पता चल जाना चाहिए जिसके एंड में ये एंडिंग्स हैं वो एडजेक्टिव है. IVE एट द एंड ऑफ अ वर्ड मीन्स डूइंग और एंडिंग टेंडिंग टुवर्ड डूइंग सम एक्शन. इसका ये मतलब है कि आप कुछ काम कर रहे हैं या कोई काम करने की नीयत रखते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं. इस IVE का जिसके एंड में ये मतलब है. एक्सटेंसिव, एक्सटेंड वर्ड है पूरा. एक्सटेंड करना, किसी चीज़ को वसी करना. ठीक है. अब एक्सटेंस डी लगा के एस हटा के एस लगाया गया और IV लगा दिया. मीन्स डूइंग समथिंग लार्ज इन रेंज और अमाउंट. ठीक है. कोई चीज़ लंबी करना, अमाउंट में, रेंज में किसी चीज़ को वसी करना. एक्सटेंसिव इसको कहते हैं. सेलेक्टिव, किसी चीज़ को सेलेक्ट करना, चूज़ करना. ठीक है. सेलेक्ट का तो मतलब होता है. अब इव मीन्स टेंडिंग टू सेलेक्ट, मतलब आपकी नीयत है कि आप किस चीज़ को सिलेक्ट करना चाहते हैं, चूज़ करना चाहते हैं. ये चीज़ें सिलेक्टिव हैं यानी कि आपने इनको चूज़ किया है. एडजेक्टिव है अगेन ये उन चीज़ों की खूबी है कि वो सिलेक्टिव चीज़ें हैं. EN वुडन. वुडन मीन्स मेड ऑफ अ वुड. कि अब दिस इज वुडन टेबल. इसका ये मतलब है कि ये टेबल लकड़ी का बना हुआ है. वुडन टेबल का होने का क्या मतलब है कि ये लकड़ी किससे बना हुआ है ना, लकड़ी का बना हुआ है. दिस इज वुडन टेबल. अब मैंने इसमें ये तो नहीं ना बताया कि मेड अप ऑफ. मेड अप ऑफ का मतलब होता है ना बनना. वुडन से आपको पता चल गया. वुडन EN का मतलब है कि मेड अप ऑफ. दिस इज वुडन टेबल. इट मीन्स दिस टेबल इज मेड अप ऑफ वुड. ठीक है. नोट व्हेन द वर्ड इज एन एडजेक्टिव द EN मीन्स मेड ऑफ. ठीक है. समझ आ गई. जब एडजेक्टिव के साथ EN यूज हो रहा है तो उसका ये मतलब होगा मेड अप ऑफ. ठीक है. वी हैव seen at the end of a verb there it means to make. जब एडजेक्टिव के एंड पे आएगा तो इसका मतलब होगा मेड अप, मेड ऑफ. और जब वर्ब के एंड पे ये EN आएगा इसका ये मतलब होगा मीन्स टू मेक. मतलब मेड ऑफ का मतलब होता है बना हुआ है और टू मेक का मतलब होता है बनाना. जब वर्ड के एंड पे आएगा तो इसका ये मतलब होगा कि बनाने के लिए या बनाना इसको. और मेड ऑफ का मतलब है बना हुआ है. एडजेक्टिव के एंड पे आएगा तो इसका मतलब है बना हुआ है. जैसे आपके पास सामने वुडन की एग्जांपल है कि ये लकड़ी का बना हुआ है. नेक्स्ट है बच्चों IC हेरोइक, पोइटिक. एट द एंड ऑफ वर्ड मीन्स करेक्टरिस्टिक ऑफ. IC का मतलब है कि ये इस चीज़ की खूबी रखती है, करेक्टरिस्टिक है, इसमें ये खसूसियत है. अब हीरोइक का मतलब है हीरो जैसी खसूसियत यानी कि हीरो की तरह. और पोइटिक का मतलब है कि पोइट्री की तरह, शायरी की तरह. अब हीरोइक मीन्स करेक्टरिस्टिक ऑफ अ हीरो. हीरो की खूबी, हीरो की खसूसियत रखना. पोइटिक मीन्स करेक्टरिस्टिक ऑफ और लाइक ऑफ पोइट्स और पोइट्री. ठीक है. all financial manual sometimes make an adjective and it makes an adjective it means relating to. अब al जब किसी एडजेक्टिव के एंड में आएगा इसका मतलब है उससे मिलता जुलता, उससे रिलेट करता. फाइनेंशियल का मतलब है फाइनेंस कहते हैं ना पैसे को, इकोनॉमी को. अब जो फाइनेंस का मतलब होता है पैसा हो गया, इकोनॉमी होगी. फाइनेंशियल पैसे से मिलता जुलता. ये मेरा फाइनेंशियल मैटर है यानी कि ये मेरा पैसे वाला मामला है, पैसे से मिलता. मेरा इकोनॉमी के रिलेटेड, पैसों के रिलेटेड मामला है. मीन्स रिलेटेड टू फाइनेंस. ठीक है. फाइनेंस मीन्स मनी. फाइनेंस का मतलब होता है पैसे. मैनुअल मीन्स रिलेटिंग टू द हैंड.
यानी कि आप कहते हैं ऑटोमेटिक गाड़ी है और ये मैनुअल है। ऑटोमेटिक गाड़ी तो आपको पता है ऑटोमेटिक होती है, और मैनुअल मैनुअल समथिंग एल्स कि मैनुअल मीन्स हैंड इन लेटन। मैनुअल इसका मैनस हैंड को कहते हैं, हाथ को कहते हैं लेटन में, और मैनुअल वो चीज़ है जो हाथ से चलाई जाए। अच्छा, ये मैनुअल वर्क है यानी कि हाथ से करने वाला वर्क है। ए एल का मतलब है मेन्यू हो गया। ए एल का मतलब है रिलेटिंग टू। मेन्यू आपको पता है हाथ को कहते हैं, और रिलेटिंग टू हैंड यानी कि हाथ से करने वाला। एबल एट द एंड ऑफ वर्ड मीन्स एबल, किसी लफ्ज़ के आखिर में आ जाए कि इसका मतलब है ये काबिल है, इसमें ये खूबी है। पोर्टेबल प्लेयरेबल यानी कि ये पोर्टेबल मीन्स कैन बी कैरिड, कि ये पोर्ट करने के, दिखाए जाने के, आपके सामने पेश करने के काबिल है। एबल टू बी कैरिड यानी कि कैरी करने के, सामने पोर्ट्रे करने के, शो करने के काबिल है। प्लेयर मीन्स बी गिविंग प्लेयर। एबल प्लेयर एबल मीन्स गिविंग प्लेयर यानी कि जो खुशी देने के काबिल है। मैं कहूँ कि ये आपके लिए मेरे पास सरप्राइज है, और वो आपके लिए सरप्राइज आपके लिए प्लेयर एबल है, मतलब आपको खुशी देने के काबिल है। एबल मीन्स काबिल। वाई हेयरी रेनी एट द एंड ऑफ वर्ड मीन्स हैविंग। हेयरी मीन्स हैविंग हेयर। वाई जब आए तो उसका मतलब होगा हैविंग, यानी कि वाई का मतलब है कि कोई चीज़ रखता है वो चीज़। अब हेयर बाल होते हैं, हेयरी। अब मैं कहूँगी कि ये हेयरी है, ये जो मेरी कॉटन शर्ट है ये हेयरी है, यानी कि इसके बाल हैं कॉटन शर्ट के। कॉटन शर्ट तो सॉरी वूल शर्ट, मतलब होते हैं ना शर्ट्स के वो इस तरह के, वो फर्श है जिसको कहते हैं, उसको हेयरी के मीन्स में अगर लें तो। अच्छा, रेनी का मतलब अब मीन्स हैविंग रेन, बारिश वाला। हैविंग वाई का मतलब हैविंग होएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों ओ यू एस एट द एंड ऑफ वर्ड मीन्स फुल, जिसके आखिर में ये आएगा इसका मतलब है फुल। मिस्ट्रस मिस्टेरियस मिस्ट्री ऑस मीन्स फुल ऑफ मिस्ट्री। मिस्ट्री कहते हैं ना तजस्सुस को, या एक आप कह लें ऐसी चीज़ जो आपके लिए एक तजस्सुस रखती हो, राज हो, मुअम्मा हो, वो कहते हैं मिस्टेरियस। फुल ऑफ मिस्ट्री यानी कि जिसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा तजस्सुस पाया जाता हो। फुल एट द एंड ऑफ वर्ड मीन्स फुल। इसका फुल का तो मतलब आपको पता चल जाना चाहिए, फुल होपफुल, उम्मीद वाला। ब्यूटीफुल खूबसूरत, मीन्स फुल ऑफ होप, मीन्स फुल ऑफ ब्यूटी, ठीक है। नोट द सुफिक्स फुल इज ऑलवेज स्पेल्ड विद वन आई एट द फुल हैज़ टू, के आई नहीं सॉरी ये एल है बच्चों, कि स्पेल्ड विद वन एल, के जिसके एंड पे ये फुल आएगा ना, ये वाला सुफिक्स आएगा फुल वाला, तो एफ यू डबल एल फुल नहीं आपने लगाना, एफ यू एल फुल लगाना। जैसे होपफुल, ब्यूटीफुल, थैंकफुल, तो हमेशा एक एल आएगा, दो एल नहीं आएंगे, ठीक है। ये एल है, मैं इसको सॉरी पहले आए समझी थी। ये बताया जा रहा है कि फुल जिसके भी एंड में आएगा, एफ यू डबल एल फुल नहीं, आपने हमेशा एफ यू एल फुल लगाना है जब सुफिक्स आएगा एज ए सुफिक्स। देखे ना, होपफुल, ब्यूटीफुल, ऐसे थैंकफुल, और भी ढेर सारे फुल वाले वर्ड्स बने, तो एक एल लगाना है। लेस पारलेस होमलेस एट द एंड ऑफ वर्ड मीन्स विदाउट। लेस का मतलब आपको वैसे पता चल रहा है विदाउट। पारलेस पार के बगैर मीन्स विदाउट पार, होमलेस मीन्स विदाउट होम, घर के बगैर, और यहाँ डबल एस आएगा, ई डबल एस, ठीक है। वर्ब सुफिक्सेस, नाम से पता चल रहा है कि वर्ब सुफिक्सेस वो होंगे जो वर्ब के साथ आएंगे। देयर आर कॉमन एंडिंग्स फॉर वर्ब्स, इफ यू सी दीज एंडिंग्स ऑन अ वर्ब ऑन अ वर्ड देन द वर्ड इज मोस्ट लाइकली अ वर्ब, कि अगर ये वाली एंडिंग आप किसी वर्ड के एंड पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो वर्ड जो है वो वर्ब है। ई एन ब्राइट एंड सॉफ्ट एंड एट द एंड ऑफ वर्ड मीन्स टू मेक, इसका मतलब होता है मेक, टू मेक बनाना। ब्राइट एंड मीन्स टू मेक ब्राइट, किसी चीज़ को ब्राइट बनाना, खुशनुमा बनाना, चमकीला बनाना, ब्राइट एंड, ठीक है। सॉफ्ट एंड मीन्स किसी चीज़ को सॉफ्ट बनाना, नरम बनाना। आई जी ई पब्लिसाइज एट द एंड ऑफ वर्ड मीन्स टू मेक। आई जी ई इसका भी मतलब है बनाना, टू मेक। पब्लिसाइज मीन्स टू मेक पब्लिक और टू मेक पब्लिक अवेयर ऑफ, कि पब्लिक के लिए बनाना, पब्लिक की आगाही के लिए किसी चीज़, आप कहते हैं ना कि इसको पब्लिसाइज कर दो, इस डॉक्यूमेंट को, यानी कि अखबार में छाप दो, मैगजीन में इसको दे दो, ताकि लोगों की आगाही इससे हो, पब्लिसाइज हो। एटी एट द एंड ऑफ वर्ड मीन्स टू हैव और करेक्टर और बी करेक्टराइज्ड बाय, कोई चीज़ रखना या किसी चीज़ की खसूसियत रखना, एट का मतलब है। एक्टिवेट, एक्टिव तो आपको पता होता है सरगर्म, यानी कि क्या लें अटेंटिव, तो एट का मतलब है मीन्स टू मेक एक्टिव, किसी चीज़ को एक्टिव बनाना। अब कह रहे हैं कि मैं विंडो एक्टिवेट की है, मैंने विंडो यानी कि उसको एक्टिव बनाया है। एट का मतलब टू मेक एक्टिव एक्टिव, ठीक है। एक्टिव बनाना, टू मेक एक्टिव, एक्टिवेट इसका मतलब। डिफ्रेंशिएट फ़र्क करना, डिफरेंस करना, वाजे करना, ठीक है। एट का मतलब है टू मेक यानी कि करना, क्या भला करना, डिफरेंट करना, तो इसको कहेंगे हम डिफ्रेंशिएट। आइए फाई और फाई
एट द एंड ऑफ वर्ड मीन्स टू काज, टू बिकम और टू मेक। इसका भी ये मतलब है कि टू काज, टू बिकम किसी चीज़ की वजह बनना, या फिर अगेन टू मेक कुछ बनाना। सिंप्लीफाई मीन्स मेक सिंपल। सिंप्लीफाई का मतलब है चीज़ को सिंपल बनाना, ठीक है, सिंपल आसान हो गया, आई एफ वाई लग गया, टू मेक यानी कि क्या मेक, सिंपल मेक करना, सिंपल बनाना, सिंप्लीफाई। एडवर्ब सुफिक्सेस, इससे क्या भी नाम से बच्चों पता चल रहा है कि ये एडवर्ब के एंड पे आएंगे, एडवर्ब सुफिक्सेस हैं। दिस इज द मोस्ट एंडिंग on a word. You can be fairly certain that it is verb and adverb. However, keep in mind that not all adverbs end in this way. ऊपर भी मैंने आपको बताया कि ly जिसके एंड पे आए वो एडवर्ब होता है। कह रहे हैं कि जिसके एंड पे ये आएगा वो आपको ये पता चल जाना चाहिए ये एडवर्ब है, लेकिन सारे एडवर्ब के एंड पे ly नहीं आता, ये भी आपने बात याद रखनी है। कहती हूँ ly, ये बात सुने, ly एडवर्ब के एंड पे आता है। एडवर्ब आपको पता है कि जो वर्ड में इजाफा करने के लिए वर्ब की में कुछ चीज़, वर्ब आपको होता है ना फेल किसी भी काम का, जैसे मैं स्कूल जा रही हूँ, अब मेरा स्कूल जाना जो है, जाना काम है मेरा, वो वर्ब है, ठीक है, कि गोइंग टू। अब गोइंग उसको, अब मैं तेजी से स्कूल जा रही हूँ कि आई एम गोइंग टू स्कूल फास्टली। अब जो फास्टली है वो एडवर्ब है। गोइंग में इजाफा कर लेना, स्कूल जाना तो हो गया, तेजी जाना, जाने में इजाफा कर रहा है ना, यानी कि वर्ब के साथ लग रहा है, वर्ब के को ऐड कर रहा है, वर्ब में ऐड कुछ कर रहा है, तो इसलिए हम इसको एडवर्ब कहेंगे। एडवर्ब से अपने याद रखना है कि ये वर्ड में समथिंग ऐड करता है, ठीक है। अब ly वो कह रहा है मोस्टली जो वर्ब एडवर्ब होते हैं उनके एंड में ly आता है, लेकिन सारे एडवर्ब के एंड में ly नहीं आता, ये बात याद रखनी है। At the end of a word almost always makes an adverb. Occasionally it will make an adjective. ज़्यादातर जो है ly एडवर्ब के आखिर में आता है, लेकिन कभी कभी एडजेक्टिव के आखिर में भी आ सकता है। जैसे क्विकली, तेज़ी से, मैंने आपको बताया, फास्टली के भी एग्जांपल दिया आपको, स्लोली, ये सारे ly वाले एडवर्ब है, तो ly एडवर्ब के एंड में आएगा, ठीक है। कंपाउंड, कंपाउंडिंग्स क्या है, न्यूज़ प्लस स्टैंड प्लस पेपर प्लस क्लिप, न्यूज़ स्टैंड, न्यूज़ पेपर, न्यूज़ क्लिप। अब ये कंपाउंड का ये मतलब है कि लफ्ज़ों को, कंपाउंड यानी कि लफ्ज़ों को मिला के लफ्ज़ बनाना। अब न्यूज़ स्टैंड से हमने ये लफ्ज़ बनाया, इन दोनों को मिलाया, फिर इस न्यूज़ और पेपर को मिलाया, न्यूज़ और क्लिप को बनाया, सबको मिला के बारी बारी अलग अलग लफ्ज़ अलग अलग मीनिंग वाले बन गए। फ्लावर से फ्लावर पेटल यानी कि फूल की पत्ती, फ्लावर बड, फ्लावर पोट, देखे ना, एक एक लफ्ज़ को मिला के कंपाउंड को मिला के कंपाउंडिंग की इनकी, तो अलग अलग लफ्ज़ बन गए। लेडी बग, लेडी फिंगर, लेडी पर्स, देखें अलग अलग तीनों लफ्ज़ बन गए। ऐसे ही आई कलर, आई ब्लो, आई लिड, समझ रहे हैं ना बात को मेरी। और आगे लैंड, आई नहीं सॉरी, ये एच है, सॉरी, हैंड, हैंड बैग, हैंड शेक, हैंड ग्लव, समझ आई। अब हर एक को इसके साथ मिलाया तो एक एक लफ्ज़ अलग अलग बन गया। ये कंपाउंडिंग आपको इसलिए बताएगी कि आप दो लफ्ज़ों को मिला के एक लफ्ज़ बना लेते हैं और वो लफ्ज़ करेक्ट होता है, ठीक है, इसको कहते हैं कंपाउंडिंग। फिगरेटिव लैंग्वेज, लिटरल एंड फिगरेटिव। द रॉबर स्ट्रक मी ऑन द आर्म विद अ पीस ऑफ अ वुड। लिटरल यानी कि चोर ने, डाकू ने मुझे बाजू पे मारा, किससे, विद अ पीस ऑफ वुड, लकड़ी के एक टुकड़े से। स्ट्रक मी कि चोर ने मुझे लकड़ी के एक टुकड़े से मुझे बाजू पे मारा, यानी कि एक लकड़ी का टुकड़ा चोर ने मेरे बाजू पे मारा। तो बाजू पे मारना जो है ये लिटरल, लिटरल का मतलब होता है हकीकी। अब इसका वो कह रहा है ना कि लकड़ी का टुकड़ा चोर ने, डाकू ने मेरे बाजू पे मारा, इसका मतलब है असली में उसने कोई लकड़ी की स्टिक या छड़ी उसको मारी, ये हकीकी है, लिटरल हो गया। ये देखें ये फिगरेटिव है। सडनली अ क्लेवर आइडिया स्ट्रक मी, अचानक मुझे एक बहुत क्लेवर आइडिया, चलाक आइडिया मतलब एक मेरे माइंड में आया। स्ट्रक मी, आया, मुझे आया। अब आइडिया कोई एक फिजिकल तो नहीं है ना, जैसे छड़ी नजर आ रही है, हाथ में पकड़ी जा रही है और मारी जा रही है, वो एक फिजिकल, वो लिटरल माने में आप देख सकते हैं। आइडिया स्ट्रक, आइडिया अब उसके माइंड से, आइडिया स्ट्रक का मतलब चिपक जाना, कैसे आइडिया उसके माइंड से चिपक गया, मतलब ये फिगरेटिव है ना, इसको आप इमेजिन कर सकते हैं, ये सच्ची में तो नहीं ना देख सकते। जैसे छड़ी मारने वाला और आइडिया माइंड से चिपकने वाला, समझ रहे हैं ना बच्चों बात को आप। वो लिटरल है क्योंकि वो हकीकी है, रियल है, और ये फिगरेटिव है, इसको सिर्फ आप इमेजिन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अब असल में तो नहीं ना आइडिया आके माइंड के साथ चिपक जाए, ऐसे कैसे, मतलब आप नहीं देख नहीं सकते। शार्प नाइफ, ये हो गया फिगरेटिव और लिटरल का मीनिंग, समझ आ गई। शार्प नाइफ एंड शार्प टंग। अब शार्प नाइफ तेज छुरी, वो तो आपको पता है कि तेज छुरी तेज काट देगी। अब शार्प टंग तेज जुबान, अब ये तो नहीं ना जुबान अब निकाल के कुछ चीज़ काट देती है, ये जुबान बोले जिस चीज़ को आप बाइट करें कि जुबान को काट देती है, नहीं, ये क्या है, ये फिगरेटिव है, फिगरेटिव मीनिंग है उसका, और यहाँ पे उसका लिटरल मीनिंग है शार्प नाइफ, समझ रहे हैं ना बात को। टी इज स्वीट, स्वीट बेबी, अब टी तो स्वीट है, ठीक है, मीठी है, चाय पी आपने देख लिया मीठी है, ये लिटरल मीनिंग। अब बेबी स्वीट कैसे, उसको आपने बाइट करके देखा बेबी को स्वीट, या कैसे, मतलब वो स्वीट, ये फिगरेटिव मीनिंग में आ गया, मतलब ये तशबीह जैसे दी जाती है ना वैसे उस मीनिंग में आता है। येट सेल्ड gracefully and he sailed through his exam,
यानी कि यार्ड ने सेल कहते हैं बहरी सफ़र को, उसने बड़ी ग्रेसफुली अच्छे तरीके से बहरी सफ़र किया एंड ही सेल थ्रू एग्जाम्स, और अपने पेपर्स के सफ़र से भी अच्छी तरह से गुजर गया। अच्छा, सेल यहाँ करना तो ठीक है, सेलिंग बहरी सफ़र उसने किया, जहाज़ पे उसने सेलिंग की, बोटिंग की, अच्छा बोट के जरिए वो सफ़र कर गया। अब एग्जाम में कौन सी उसने कश्ती ला के, और असली सफ़र एग्जाम्स में तो नहीं होता, लेकिन यानी इम्तिहान में ये फिगरेटिव अगेन उसको तशबीह दी जा रही है इस सेल को। ब्रश योर हेयर एंड ब्रश अप योर इंग्लिश। हेयर तो ब्रश हो गए, बालों को तो उसने काट लिया कंघा या ब्रश कर लिया, लेकिन इंग्लिश भी अपनी कैसे, इंग्लिश की क्या बुक लेके या इंग्लिश लिख के उसके ऊपर ब्रश, अब हेयर ब्रश उस पर करे या किस तरह उसको करे, मतलब अगेन ये फिगरेटिव मीनिंग है। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों फिगरेटिव और लिटरल मीनिंग में क्या क्या फ़र्क है। देर सारी एग्जाम्पल और भी हम सारी पढ़ते हैं। स्वोलन जा एंड स्वोलन हेड। स्वोलन जा यानी कि सूजे हुए, आपका जबड़ा सूजा हुआ है, और स्वोलन हेड सर सूजा हुआ। सर कैसे सूजा हुआ हो सकता है, जबड़ा तो ठीक है वो स्वेल कर जाएगा, ये लिटल मीनिंग में आ गया, और ये अगेन फिगरेटिव मीनिंग। कोम्ड हिज हेयर एंड कोम्ड द जंगल। अपने इसके बालों को कंघी करो, ठीक है, कोम बालों की कंघी हो जाती है, कोम द जंगल, जंगल कैसे कोम हो सकता है, यानी कि ये अगेन फिगरेटिव मीनिंग में आ गया, तशबीह दी जा रही है। फिश इन कोस्टल वाटर एंड ओनली फिश इन द सी। कोस्टल वाटर में फिश, मछलियाँ, यानी कि कोस्टल वाटर में, कोस्टल कहते हैं ना साहिल को, साहिली पानी में मछली है, एंड ओनली फिश इन द सी, और समुद्र में सिर्फ एक मछली। अब समुद्र में एक मछली कैसे हो सकती है, समुद्र में तो ढेर सारी मछलियाँ हो सकती हैं, ये फिगरेटिव है और अगेन ये लिटरल है। साहिल पर तो एक फिश हो सकती है, लेकिन सी में तो ओनली फिश हो नहीं सकती। डायमंड्स आर एक्सपेंसिव एंड ही इज़ रफ डायमंड। डायमंड महंगे होते हैं, लेकिन ये जो है ना ये रफ डायमंड है। अब किसी का नाम डायमंड होगा ना, या किसी की माँ उसको प्यार से कहती होगी ये मेरा हीरा है, चांद है, मेरा मुखड़ा है, ऐसे कहती है ना माँ, यानी कि मेरा डायमंड है। अब उस पर किसी ने कमेंट किया कि डायमंड तो महंगे होते हैं, लेकिन ये वाला डायमंड ये रफली है, ये फजूल घटिया डायमंड है। अब वो डायमंड कैसे हो सकता है, वो तो इंसान है या किसी चीज़ को डायमंड से तशबीह दी जा रही है। डायमंड तो डायमंड ही होता है ना, वो तो एक्सपेंसिव होगा। ये अगेन फिगरेटिव मीनिंग में यूज है। बोट सैंक एंड हर्ट सैंक। कश्ती डूब गई और दिल भी डूब गया। कश्ती तो ठीक है पानी में डूबती भी नजर आ रही है, अब दिल कैसे डूब रहा है, यानी कि दिल निकल के पानी में गिर गया या पेट की तरफ चला गया डूब के, या कैसे, मतलब ये फिगरेटिव मीनिंग है अगेन। ड्रॉप एन आइडिया अबेंडन। अच्छा आइडिया, अब ड्रॉप मैं आपको कहूँ, ड्रॉप कह लें कि उसको ड्रॉप ऑफ वाटर आप कह लें कि पानी का एक कतरा। अब यानी कि गिव मी अ ड्रॉप ऑफ वाटर, मुझे एक पानी का एक कतरा दो। अब वो तो ठीक है पानी का एक कतरा आपके हाथ पे डाल दिया जाएगा या कुछ तरह ड्रॉप समझ सकते हैं। अच्छा ड्रॉप एन आइडिया, एक आइडिया ड्रॉप करो, एक आइडिया दो। अब आइडिया को ड्रॉप कैसे, जैसे ऊपर स्टक नहीं ना कर सकते थे, आइडिया माइंड के साथ कैसे आके स्टक हो गया, मतलब फिगरेटिव मीनिंग है ना, ऐसे ही ड्रॉप एन आइडिया भी अगेन फिगरेटिव मीनिंग में आएगा। अ ग्लेरिंग एरर। अब ग्लेयरिंग का मतलब है कि वाज़ेह चमकने वाली। अब एरर गलती, अब इधर इसमें कोई एरर है तो वो ग्लेयर चमक तो नहीं रही होगी ना। अब ग्लेयरिंग एरर का ये मतलब है कि ये एक ऐसी एरर है जो सबको नजर आ रही है, सब देख सकते हैं ये एरर, इसका मतलब होगा कि ये फेमस एरर है, ठीक है। नेक्स्ट 12 वाला है प्लॉग माई वे, आई प्लॉग माई वे थ्रू द मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स। मैंने अपने रास्ते को, यानी प्लॉग्ड कहते हैं ना हम हल चलाने को, कि मैंने अपने रास्ते में हल चलाया मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स के जरिए। अच्छा मैथमेटिक्स प्रॉब्लम उसने सॉल्व करने के लिए हल, अब असल में खेत में जाके हल चलाना वो समथिंग एल्स, तो यहाँ हल चलाने को अगेन वो तशबीह दे रहा है ना, तो ये फिगरेटिव मीनिंग है। कोलोकेशंस। Collocation is the relationship between two words or groups of words that often go together। दो लफ्ज़ों में या लफ्ज़ों के ग्रुप में आपस में का रिलेशन एक होता है, उसको कोलोकेशन कहते हैं। कैसा रिलेशन, जो ऑफन गो टुगेदर, ऐसे लफ्ज़ जो एक दूसरे के साथ इस्तेमाल होते हैं, एंड फॉर्म अ कॉमन एक्सप्रेशन, इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं और वो एक ही मतलब शो करते हैं। ऐसे लफ्ज़ या ऐसे ग्रुप ऑफ लफ्ज़ों का ग्रुप जो एक दूसरे के साथ इस्तेमाल होते हैं और वो एक ही मीनिंग, एक ही एक्सप्रेशन शो करते हैं, उनको क्या कहते हैं, कोलोकेशंस। If the expression is heard often, the words become glued together in our minds। अगर हम अक्सर वो एक्सप्रेशन सुनते रहते हैं तो अब वो लफ्ज़ इकट्ठे ही हमारे दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं क्रिस्टल क्लियर। अब क्रिस्टल क्लियर अक्सर ये लफ्ज़ यूज़ होता है, इसका मतलब होता है बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल वाज़े। क्लियर का भी यही मतलब है, लेकिन क्रिस्टल क्लियर का मतलब हो जाता है बहुत ज़्यादा वाज़े। ये क्या है, कोलोकेशंस है। मिडल मैनेजमेंट, न्यूक्लियर फैमिली, कॉस्मेटिक सर्जरी आर एग्जाम्पल ऑफ कोलोकेटेड पेयर ऑफ वर्ड्स। न्यूक्लियर फैमिली आपको पता है कि एक फैमिली जो मतलब सिंगल खानदान, जो सिंगल फैमिली रह रही है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। मतलब जॉइंट फैमिली ना हो, आप सिर्फ अकेले खुद ही अपने घर में रह रहे हो, आपके चचा ताए या दादी दादा वगैरह साथ ना रह रहे हो, ठीक है, उसको जो अकेले सिंगल फैमिली उसको जॉइंट न्यूक्लियर फैमिली हम कहते हैं।
अब फैमिली का अलग लफ्ज़ है, न्यूक्लियर एक अलग करें तो दोनों के मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, लेकिन इकट्ठा यूज़ करें तो वही फैमिली एक सिंगल फैमिली को इसका मतलब होता है। मतलब दोनों एक ही लफ्ज़ एक ही मीनिंग शो कर रहे हैं ना, मीनिंग तो एक है, दोनों का अलग लफ्ज़ तो नहीं है ना, जब इकट्ठा यूज़ कर रहे हैं तो इनको हम कोलोकेशन कहेंगे। Some words are often found together because they make up compound noun. For example, riding boats or motorcyclist, कि ये बनाते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन का मतलब होता है ऐसा नाउन जो मिल के बना उन लफ्ज़ों से और वो एक का माना दे। मोटरसाइकिलिस्ट यानी कि मोटर सवार, अब ये मोटर अलग है, साइकिलिस्ट अलग है, लेकिन ये एक नाउन बना रहा है, एक मोटर सवार एक माना दे रहा है, इनको कहेंगे कंपाउंड। कंपाउंड इसलिए कहेंगे कि दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है। राइडिंग बोट्स का मतलब है सवार होने वाली कश्तियाँ, जिन पे सवार हुआ जाए। अब ये एक वो कश्तियाँ है ना, मतलब वो एक ही चीज़ है, दो अलग चीज़ें तो नहीं है। नाउन तो वो एक ही है ना, कश्ती मतलब नाउन है, राइडिंग सवार होने वाली, ये क्या है, अगेन कंपाउंड नाउन है। एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रेजेस, अ पर्सन कैन बी लॉग्ड इन मॉर्टल कॉम्बैट मीनिंग इन्वॉल्व इन ए सीरियस फाइट। एक बंदा लॉक्ड इन मोर्टल कॉम्बैट, ये एक फ्रेज है, जैसे उर्दू में मुहावरे होते हैं ना, आप कहते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाना। अब ये तो नहीं कि भैंस वाकई खड़ी और आप बीन लेके उसके आगे जाके बजा रहे हैं, इसका ये तो मतलब नहीं है ना, मतलब रियल में फिगरेटिव मीनिंग में यूज़ होते हैं ना फ्रेजेस। ऐसे इंग्लिश में फ्रेज यूज़ होते हैं, मुहावरे यूज़ होते हैं। लॉक्ड इन मॉर्टल कॉम्बैट, ये मुहावरा किस लिए यूज़ होता है कि सीरियस फाइट, कि आप एक सख्त जंग लड़ रहे हो। मॉर्टल कॉम्बैट का मतलब है अब एक आप ऐसे कॉम्बैट में लॉक्ड हो गए, फंस गए हैं, तो ये इसका ये मतलब तो नहीं वाकई आप एक पिंजरे में कैद हो गए या एक कमरे में बंद हो गए। अब इसका ये मतलब है कि आप एक सीरियस फाइट, एक सीरियस जंग ला रहे हैं, सीरियस सिचुएशन में आप फंस गए हैं, मुश्किल में। ब्राइट आइड एंड बुशी टेल्ड मीनिंग फ्रेश एंड रेडी टू गो। ब्राइट आइड एंड बुशी टेल का बच्चों ये मतलब है कि ब्राइट आइड ये है ना रोशन आंख है, और बुशी टेल कहते हैं दुम को, यानी कि बुशी झाड़ीदार। अब ये इसका ये तो मुहावरा, अब ये उसके लफ्जी मतलब है, ये मतलब नहीं है, असल में इसका मतलब है फ्रेश एंड रेडी टू गो, कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ, फ्रेश हूँ और मैं जाने के लिए तैयार हूँ। अब इस मुहावरे का ये मतलब है, समझ रहे हैं ना, जैसे उर्दू में मुहावरा बताया ना आपको, भैंस के आगे बीन बजाने, इसका मतलब है कि ऐसे बंदे को बात करना जिस पे असर कर ही नहीं रही आपकी नसीहत, आप ऐसे ही उसके सामने बोल रहे हैं, यही मतलब हुआ ना। अब ये मतलब तो नहीं ना कि जैसे लफ्ज़ हैं वैसे ही मतलब लिया जाए, ऐसे फ्रेजेस इंग्लिश में होते हैं। रेड इन द फेस मीनिंग एम्बेरस्ड, अब ये नहीं मतलब उसका वाकई मुंह सुरख है, इसका ये मतलब है कि वो एम्बेरस्ड है, वो शर्मिंदा है अपनी बात पे। और ब्लू इन फेस मीनिंग एंग्री, ब्लू इन फेस का मतलब है कि वो गुस्से में है, ये नहीं मतलब अब उसका वाकई चेहरा नीला हुआ है, इसका मतलब है एंग्री है, गुस्से में है। इट इज़ नॉट अ कॉमन एक्सप्रेशन फॉर समवन टू बी येलो इन द फेस और ग्रीन इन द फेस। अब देखें, येलो इन फेस और ग्रीन इन फेस कॉमन एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि ये फ्रेजेस नहीं है। फ्रेजेस यही है सिर्फ ब्लू इन फेस जिसका मतलब है एंग्री सिचुएशन में होना, गुस्से में होना, और दूसरा रेड इन फेस मतलब एम्बेरस्ड होना। देयरफॉर रेड एंड ब्लू कोलोकेट विद इन द फेस, ठीक है। अब ये क्योंकि फेस के साथ आ रहे हैं रेड और ब्लू, ये इसके साथ आते हैं, और इसके साथ हमें पता है मुहावरा इंग्लिश का, मुहावरे में यूज़ होते हैं, और इसके साथ आके वो एक ही मतलब देते हैं। ब्लू इन फेस का मतलब एंग्री है, एक ही मतलब है ना इसका। रेड इन फेस का मतलब है एम्बेरस्ड होना, शर्मिंदा होना, एक ही मतलब है। तो ये कोलोकेट है, रेड इन फेस, रेड और फेस आपस में जुड़ के, ये दो अलग आपस में जुड़ के एक कोलोकेशन बना देंगे, कोलोकेट बना देंगे जो हम पढ़ रहे हैं। जबकि येलो और ग्रीन कोलोकेट नहीं बना सकते, क्योंकि ये पाए नहीं जाते मुहावरे में। समझ गए बात? ओके, ये हो गया। वो कहता है बट येलो इन फेस और ग्रीन इन फेस आर प्रोबेबली मिस्टेक्स, ये गलतियां हैं अगर आप येलो इन फेस या ग्रीन इन फेस लिखेंगे, क्योंकि ये इस्तेमाल नहीं ना होते हमारे मुहावरों में इंग्लिश के, तो अब ये गलती होगी आपकी। इंग्लिश हैज़ मैनी ऑफ दीज कोलोकेटेड एक्सप्रेशन एंड सम लिंग्विस्टिक कैलरमार्क 1991 आर्ग्यू, वो कहते हैं इंग्लिश में कोलोकेटेड एक्सप्रेशन है और लिंग्विस्टिक है, इस जुबान के अपने जो एक्सप्रेशन है, जैसे हमारी अपनी इंग्लिश जुबान के एक्सप्रेशन होते हैं ना कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, और इस तरह हमारी वो उर्दू के एक्सप्रेशन है, इंग्लिश में उनका मीनिंग करेंगे तो ऐसे नहीं, वो डिफरेंट तरीके से होगा। ऐसे इंग्लिश के अपने एक्सप्रेशन है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जैसे उर्दू है उसके अपने एक्सप्रेशन, अपने मुहावरे हैं। कैलरमार्क ने 1991 में ये आर्ग्यू किया, यानी कि ये उसने कहा, ये दलील दी दैट अवर मेंटल लेक्सियन is made up of many collocated words and phrases as well as individual items, यानी कि हमारा मेंटल की लेक्सिकॉन कहते हैं बच्चे लुगत को, जैसे डिक्शनरी नहीं होती वैसे कि हमारे माइंड की जो डिक्शनरी है ना, हमारे दिमाग की लुगत, वो ढेर सारे कोलोकेटेड वर्ड्स और ढेर सारे फ्रेजेस से मिलकर बनी हुई है, और इंडिविजुअल आइटम्स भी हैं। सम वर्ड्स हैव डिफरेंट कोलोकेशन विच रिफ्लेक्ट देयर डिफरेंट मीनिंग्स, कुछ लफ्ज़ों के डिफरेंट कोलोकेशन होते हैं जिनके डिफरेंट मीनिंग शो होते हैं, यानी कि आपने ऊपर देखा ना कि ये कोलोकेशन कैसे, ब्लू इन फेस अलग कोलोकेशन है, अलग मीनिंग है इसका, रेड इन फेस अलग कोलोकेशन है, अलग मीनिंग है। और बाजू का ऐसा होता है, अब ये रेड ना, अब रेड एप्पल,
अब ही आप कह लें कि रेड एप्पल तो नहीं, मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ कि हाँ, फेस वॉश की एग्जांपल करें। अच्छा, फेस अलग लफ्ज़ है, वॉश अलग लफ्ज़ है, दोनों को हमने मिलाया तो फेस वॉश मतलब एक कोलोकेशन वर्ड बन गया, कोलोकेशन बन गया क्योंकि दो लफ्ज़ों को मिला के बना। अब वो कोलोकेशन फेस, उधर फेस वॉश यानी कि मुंह धोने वाली चीज़ या फेस वॉश, वो उधर अलग उसका मतलब दे रहा है ना, जबकि इधर फेस यूज़ हुआ है, यहाँ उसका कोई और मतलब है। मतलब लफ्ज़ एक या दो कोलोकेशन में यूज़ हुआ है तो अलग अलग दोनों जगह उसने मतलब दिया है, ये मतलब है इस बात का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बैंक कोलोकेशन विद रिवर एंड इन्वेस्टमेंट, कि रिवर बैंक का मतलब होगा दरिया का किनारा, और इन्वेस्टमेंट बैंक का मतलब होगा ऐसा बैंक जहां आप अपने पैसे रख सकें, इन्वेस्टमेंट कर सकें। देखो कितना दोनों में डिफरेंस आ गया। ऐसे जैसे मैंने फेस की एग्जांपल दी वो इजी आप उससे अंडरस्टैंड कर लें इसको। नेक्स्ट है बच्चों कोलोकेशन टाइप्स। कोलोकेशन के हम टाइप्स देखते हैं। वर्ब प्लस नाउन, थ्रू अ पार्टी एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक पार्टी के जरिए यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना। अब देखें एक्सेप्ट क्या है, हमारे पास वर्ब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, नाउन है, कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना। अब ऊपर हमने कोलोकेशन पढ़े थे ना, जो नाउन और नाउन के, यानी कि बैंक भी नाउन है, रिवर भी नाउन है, रिवर बैंक दो नाउन को बना के कोलोकेशन बना था। अब ये वर्ब और नाउन को, एडजेक्टिव और नाउन को, दो डिफरेंट चीज़ों को मिला के कोलोकेशन हम बनाना सीख रहे हैं। वर्ब और नाउन का कोलोकेशन होता है जैसे एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी जिम्मेदारी को कबूल करना, एक्सेप्ट का मतलब कबूल करना, ये वर्ब हो गया, और रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउन हो गया, ठीक है। थ्रू अ पार्टी, अगेन थ्रू क्या वर्ब है और अ पार्टी नाउन है, कि किसी पार्टी के जरिए, पार्टी में। एडजेक्टिव और नाउन को मिला के देखें कोलोकेशन बना है। स्क्वायर मील और ग्रिम डिटर्मिनेशन, ग्रिम कहते हैं ना मजबूत को, ये डिटर्मिनेशन का एडजेक्टिव है, उसकी खूबी है कि वो ग्रिम है, मजबूत है, और डिटर्मिनेशन अज़म को कहते हैं। देखें ये नाउन है और ये क्या है, एडजेक्टिव। नाउन और एडजेक्टिव को मिला के बन गया हमारा कोलोकेशन। वर्ब, एडजेक्टिव और नाउन तीनों को मिला के कोलोकेशन उसने बनाया है। टेक विग्रस एक्सरसाइज, सख्त एक्सरसाइज करो। टेक हमारे पास वर्ब है, विग्रस सख्त एडजेक्टिव हो गया, नाउन एक्सरसाइज है। मेक स्टडी प्रोग्रेस, यानी कि स्टडी प्रोग्रेस करो। ग्रेजुअली यानी कि आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करो, तरक्की करो। मेक वर्ब है, स्टडी उसकी ये खूबी है प्रोग्रेस की कि वो स्टडी है, ये एडजेक्टिव हो गया, प्रोग्रेस हमारे पास नाउन। एडवर्ब और वर्ब को मिला के स्ट्रॉन्गली सजेस्ट, सजेस्ट का मतलब पता है आपको, मशवरा देना होता है, काउंसल करना। स्ट्रॉन्गली का मतलब है शिद्दत से। अब ये एडवर्ब हो गया और ये वर्ब हो गया। बेयरली सी, अगेन ये एल वाई वाला आपको पता है एडवर्ब होता है, इसकी निशानी, और सी वर्ब है। एडवर्ब और एडजेक्टिव को मिला के कोलोकेशन बनाया हुआ है। अटरली अमेज्ड, कंप्लीटली यूजलेस, मुकम्मल तौर पर फजूल, बेफायदा। कंप्लीटली एडवर्ब है हमारे पास, एडजेक्टिव हो गया यूजलेस। एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। टोटली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, ठीक है। ये तीनों को मिला के कोलोकेशन बनाया। एडजेक्टिव और प्रोपोजिशन को मिला के कोलोकेशन बनता है। गिल्टी ऑफ ब्लेम फॉर हैप्पी अबाउट, नाउन प्लस प्रोनाउन से कोलोकेशन बनता है कि पे पैकेट और विंडो फ्रेम, ठीक है। विंडो क्या हमारे पास नाउन है और फ्रेम भी नाउन है, दोनों नाउन को मिला के कोलोकेशन, ऊपर भी हमने ये पढ़े हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आ गए डिनोटेशन और कनोटेशन। डिनोटेशन का मतलब है लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड, लफ्ज़ का हकीकी मानी, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, और फिगरेटिव मीनिंग भी पढ़े। तो कनोटेशन का मतलब है एन एसोसिएशन इमोशनल अदरवाइज विद द वर्ड वर्क्स। मतलब कनोटेशन का मतलब फिगरेटिव मीनिंग, जिसको हमने कहा था ना ऊपर, उसको कनोटेशन भी कहते हैं। ऊपर हम कंसेप्ट पढ़ के आए हैं, समझ आ गए ना आपको। जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो जैसे छड़ी, यानी कि रॉबर ने, डाकू ने मुझे लकड़ी के एक स्टिक से मारा, तो असल में मारा, ये डिनोटेशन हो गया। जबकि एक आइडिया मेरे माइंड के साथ स्टिक हो गया, यानी कि मेरे माइंड के साथ एक चिपक गया आइडिया, तो ये कनोटेशन है, क्योंकि ऐसा हकीकियत में नहीं हुआ, आप सिर्फ सोच रहे हैं, इनवोक कर रहे हैं इसको, आप इमोशनली है ये सिर्फ। एग्जाम्पल्स और देखें। फॉर सम पीपल द वर्ड पिग माइट हैव कनोटेशन ऑफ डर्टी एंड स्मेली। पता है पिग आप जानवर को कहते हैं ना, जिसको आप उर्दू में सूर कहते हैं, खिंजीर इसको अरबी में कहते हैं, उस जानवर को कहते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये कनोटेशन है कि वो गंदे और बुरे बदबूदार चीज़ को पिग कहते हैं, ठीक है। लेकिन अदरवाइज विल थिंक ऑफ इंक्विजिटिव और चीकी, यानी कि और कुछ लोग उसको कहते हैं कि इंक्विजिटिव होता है और चेकी होता है कि तलाश करने वाला, मुँह तलाशी, ढूंढने वाला। अब इस माने में भी कुछ इसको लोग लेते हैं, लेकिन ज़्यादा इसका मीनिंग ऐसे इस्तेमाल होता है, इसका कनोटेशन डर्टी और स्मेली में इस्तेमाल होता है इस वर्ड का। Moreover, some might see terrorists where others see freedom fighters. अब कुछ लोग इनको, यानी कि आप कश्मीर की एग्जांपल लें, पाकिस्तान के अब उधर कश्मीरी मुजाहिदीन जो जिहाद कर रहे हैं, अब जो जिहाद के लिए वहाँ खड़ा होता है, इंडियंस तो उसको कहते हैं ना कि दहशतगर्द, टेररिस्ट को मार दो, लेकिन असल में तो वो फ्रीडम फाइटर्स हैं ना, वो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। तो हमारे नज़दीक भी वो फ्रीडम फाइटर हैं और एक्चुअल में भी वो फ्रीडम फाइटर हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह वो अपनी जंग ये जीत जाएंगे।
Well, another example, negative, neutral or positive. There are over 2000 vagrants in the city. यानी शहर में तकरीबन 2000 वैगरेंट्स कहते हैं खाना बदूश को, खाना बदूश हैं शहर में. न्यूट्रल, देयर आर ओवर 2000 पीपल विद नो फिक्स एड्रेस इन द सिटी. अब ये नेगेटिव में आ गया ना, खाना बदूश किसी को कहें तो वो माइंड कर देगा, मतलब नेगेटिव में चला जाएगा. अब वो कह रहा है कि 2000 से तकरीबन 2000 लोग हैं शहर में विद नो फिक्स एड्रेस, जिनका कोई फिक्स एड्रेस नहीं है, एक पता नहीं है, मतलब वो कभी कहीं होते हैं, कभी कहीं होते हैं, कभी कहीं. इसका मतलब भी वही लोग हैं, खाना बदूश ही हैं, लेकिन ये थोड़ा न्यूट्रल वे में है, ये नेगेटिव सेंस में जा रहा है, मतलब वही है बच्चों. आप मेरी बात को फॉलो करने की कोशिश करें, मतलब इसका भी वही है, इसका भी वही है, इसका भी वही है, लेकिन सेंस देखें. किसको खाना बदूश करें वो माइंड करेगा, यानी कि बुरा लगेगा ना एक. और अब पीपल विद नो फिक्स सिटी, मतलब यही वही लोग होते हैं जिनका फिक्स एड्रेस नहीं होता, कभी कहीं झोंपड़ी होते हैं उनके, कभी कहीं होते हैं, कभी कहीं जा रहे होते हैं. अच्छा, पॉजिटिव सेंस में हम इसको कैसे पोर्ट्रे करते हैं कि देयर आर ओवर 2000 होमलेस इन द सिटी, कि तकरीबन 2000 बेघर लोग हैं इस शहर में तकरीबन. ठीक है. अब खाना बदूश कहें तो नेगेटिव है, गंदा एक्सप्रेशन एक जाता है, बुरा एक्सप्रेशन जाता है. ये कहें तो ये तकरीबन ठीक है, न्यूट्रल एक्सप्रेशन, लेकिन होमलेस से पॉजिटिव एक्सप्रेशन जाता है. समझ रहे हैं ना बात. तो आपने ज़्यादा वो वर्ड अपनी राइटिंग में यूज़ करने हैं जिनका पॉजिटिव एक्सप्रेशन हो. मोर एग्जाम्पल्स इसकी देखें, फेवरेबल, न्यूट्रल और अनफेवरेबल, यानी कि ये पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल, और ये अनफेवरेबल है, नेगेटिव. रिलैक्स्ड, इनएक्टिव, लेजी. अब किसको लेजी के, सुस्त के, मतलब ये एक नेगेटिव सेंस में चला जाएगा. इनएक्टिव कि वो एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है. न्यूट्रल ठीक है. रिलैक्स है वो, यानी कि ये पॉजिटिव सेंस में यूज हो रहा है. प्रूडेंट, टिमिड, कोवर्डली. अब इन तीनों का ये मतलब है बुजदिल, यानी कि जो डरपोक सा होता है. अब कोवर्ड थोड़ा ज्यादा नेगेटिव सेंस में, बुजदिल, डरपोक. टिमिड भी डरपोक को कहते हैं. और प्रूडेंट का मतलब ये होता है कि वो हिचकिचा रहा है कुछ चीजों से, मतलब होता कोई डरपोक ही है, लेकिन पॉजिटिव सेंस में एक आ गया यूज. मोडेस्ट, शाय, मौसी. अब इन तीनों का मतलब है, मोडेस्ट का मतलब होता है आजिज, शाय का मतलब होता है शर्मिला, मौसी का भी ये मतलब होता है कि शर्म आ रही है ज्यादा, हया वाला. और ये वही बात कि ये नेगेटिव सेंस में चला जाता है, ये न्यूट्रल है, और ये पॉजिटिव सेंस में. टाइम टेस्टेड, ओल्ड, आउट ऑफ डेट. अब ये चीज़ आउट ऑफ डेट है, ऐसे लग रहा है ना कि ये चीज़ फजूल है, ये काम की नहीं है. अब हम कहते हैं कि ये ओल्ड वर्जन है, ये पुराना है, तो ठीक है, मतलब इतना बुरा नहीं लगता जैसे आउट ऑफ डेट से बुरा लगता है. तो टाइम टेस्टेड है. अब ये थोड़ा पॉजिटिव है, फेवरेबल है, ज़रा भी नहीं बुरा अजीब लग रहा, पॉजिटिव सेंस में है. डिग्निफाइड, रिजर्व्ड, स्टिफ नेक्ड. यहाँ स्टिफ नेक कहते हैं अकड़ने वाला, यानी कि जो अकड़ जाता है, जिसमें अकड़ होती है. अब ये नेगेटिव सेंस में है ना. रिजर्व का मतलब होता है कि बंदा तकरीबन अपनी हद तक रहता है, यानी कि वो अपनी जो उसने बात की है उसने उसी पे काम में रहना, मतलब वही होगा कि वो अकड़ जाता है, उस पर वो डिग्निफाइड हो जाता है, उस पर वो लड़खड़ाता नहीं है. लेकिन ये नेगेटिव सेंस में है, ये न्यूट्रल है, और ये डिग्निफाइड यानी कि वो साबित कदम है. अब साबित कदम का भी तो ये मतलब है ना कि वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा, तो उसमें अकड़ है, यानी कि. अब अगर नेगेटिव सेंस में हम कहें तो स्टिफ नेक यूज करेंगे, और पॉजिटिव सेंस में उसको डिग्निफाइड हम कहेंगे. ऐसे परजर्विंग, प्रिसिस्ट, स्टोबर्न कहते हैं जिद्दी को. प्रिसिस्ट का भी यही मतलब है कि जो अपनी जगह पे कायम रहे, अपनी बात पे कायम रहे, प्रिसिस्ट रहे. और प्रिजर्विंग का भी मतलब साबित कदम. अब यहाँ साबित कदम अगर किसी को कहें तो ये पॉजिटिव सेंस में जाता है, अगर उसको जिद्दी कहें तो नेगेटिव सेंस में चला जाता है. मतलब हालांकि वही है कि अपनी बात पे कायम रहने वाला, पक्का रहने वाला एक जो उसने बात कर दी है. जिद्दी भी वही होता है और साबित कदम भी वही होता है. अप टू डेट, न्यू फैंगल्ड. ये जैसे आउट ऑफ डेट के एग्जाम्पल थी ना, वैसे ही एग्जाम्पल है. थ्रिफ्टी, कंजर्वेटिव, मिजरली कहते हैं कंजूस को. अब किसी को कंजूस के उसका मसला होगा. थ्रिफ्टी, किफायत शार, यानी कि होता वही है जो भी, ये थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में आ जाता है ना कि किफायत शार है. कंजर्वेटिव का भी यही मतलब है कि ये थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, ये थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रखता है, हर चीज़ में ध्यान रखता है. सेल्फ कॉन्फिडेंट, प्राउड, कॉन्सीटेड. प्राउड कहते हैं जो मतलब फखर थोड़ा सा, कंसीटेड यानी कि जो नेगेटिव सेंस में चला जाता है, गुरूर तकब्बुर करता है. और सेल्फ कॉन्फिडेंट यानी कि उसको अपने आप पे भरोसा है, तभी वो ये बात कर रहा है ना. तो यहाँ पॉजिटिव सेंस में आ गया, ये नेगेटिव सेंस में चला गया. ऐसी लास्ट है नोसी, क्यूरियस, इनक्यूजिटिव. वो जिसको किस चीज़ की जुस्तजू होती है. इनक्यूजिटिव का मतलब होता है मुतलाशी, उसको तलाश है किसी चीज़ की. क्यूरियस का भी मतलब तजस्सुस है. नोजी का मतलब है यानी कि उसको ना इसके बारे में एक टो में रहना वो होता है ना, को ये थोड़ा नेगेटिव सेंस में चला जाता है. समझ लिया बच्चों आपने. ये आपका लेक्चर था, सुफिक्सेस का हमने पढ़ा, हमने और चीज़ें पढ़ी. तो ये सारी चीज़ें सिर्फ आपको बताई जा रही हैं कि ऐसे ऐसे इंग्लिश में लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, आपको थोड़ा इंग्लिश का सेंस आ जाए. इसको आपने बिल्कुल रट्टा नहीं मारना, बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं आपने करना. सिर्फ जो मैं समझा रही हूँ ना अच्छे से वो उसको आप समझ लें, जैसे मैंने आपको समझाया. अब आपको पता चल गया ना कि ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें अनफेवरेबल है या नेगेटिव लगता है, अगला बंदा बुरा फील करता है. ये करें तो ये ठीक है, गुजारा है, और ये इस्तेमाल करें तो ये पॉजिटिव है, भाई अगला बंदा खुश होता है कि मुझे इस तरह के अल्फाज से पुकारा. हालांकि मतलब तीनों का एक है. ये चीज़ आपको पहले नहीं
ही ना पता थी, अब लेक्चर लेके पता चल गई, बस ये इनफ है आपके लिए कि आपने ये लेक्चर ले लिया, आपको समझ आएगी। ठीक है बच्चों, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, मैं हर लेक्चर के एंड में कहती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, मुझे पता है आप थोड़े टेंस हो रहे हैं, लेकिन डोंट वरी, मैं बार बार आपको कह रही हूँ कुछ भी नहीं होगा, आपको समझ आ रही है, बिल्कुल अच्छी तरीके से आ रही है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, अल्लाह हाफिज़।